अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पार्ट 302 का लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश का क़याम। ठीक है जी, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे तमाम इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और MCQs फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से आप तक टाइमली पहुँच सकें। पस मंज़र इसका देखते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान की तारीख़ कई अवामिल से जुड़ी हुई है। सबसे पहले जब आर्य कौम हिंदुस्तान में आई तो वो संस्कृत ज़बान लाई, जो आगे जाकर हिंदी और नागरी कहलाई। ठीक है, इब्तिदा से ही हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इम्तियाजी सलूक मौजूद था। आर्य लोग जो थे वो शुमाली हिंदुस्तान में आबाद हुए और देहाती तर्ज ज़िंदगी अपनाई, जबकि जनूबी हिंदुस्तान में दराड़ कौम रहती थी जिनकी अपनी जुदागाना तहजीब थी। ये इलाकाई फ़र्क और इख्तलाफात हिंदुस्तान की सकाफती तनों की बुनियाद बने। बंगाल एक मुनफरिद तहजीब का हामिल इलाका था जिस पर संस्कृत का गहरा असर था और हिंदुओं की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ आबाद थी। जब इस्लाम बरसगीर में आया तो उसका सबसे पहले तिजारती रास्तों से बंगाल और मशरक़ी इलाकों में दाखिला हुआ, लेकिन मगरबी इलाकों जैसे सिंध में इस्लाम फतह के जरिए आया, जिसकी वजह से वहाँ इस्लामी असर ज्यादा गहरा हुआ। इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो अकीदा और तर्ज ज़िंदगी दोनों पर मुश्तमिल है। लेकिन बंगाल में इस्लाम के आने के बावजूद समाजी ढांचा हिंदू तहजीब से ही मुतासिर रहा। बंगालियों ने इस्लाम को अपना तो लिया था लेकिन उनकी माशरती साख्त में ज़्यादा तब्दीली नहीं आई थी। बंगाली ज़बान बंगालियों के लिए बहुत अहमियत रखती थी और वो इससे जज्बाती लगाव रखते थे। उनके लिए सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम शख्सियत जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर है, जो एक हिंदू शायर और नोबल इनाम याफ्ता थे। वो अल्लामा इकबाल जैसे मजहबी शायर से भी ज्यादा मकबूल हैं। एक और अहम शख्सियत जो है वो है सुभाष चंद्र बोस, जो कांग्रेस के रहनुमा होने के बावजूद मुत्तहदा बंगाल के हामी थे और उन्होंने पाकिस्तान बनने के वक्त बंगाल की तकसीम की मुखालफत की थी। इन शख्सियात को तरजीह देना इस बात की निशानदेही करता है कि बंगाल अवाम मजहब से ज्यादा सकाफत को अहमियत देते थे। 1905 में बंगाल की अलहदगी की तहरीक का आगाज हुआ, लेकिन 1911 में उसे मनसूख कर दिया गया। 1935 के बाद हुसैन शहीद सुहरवर्दी, जो बाद में पाकिस्तान के वजीर आजम भी बने, उन्होंने अवामी लीग की बुनियाद रखी। उन्होंने ग्रेटर बंगाल का तस्वुर पेश किया जिसे कांग्रेस के तमाम बड़े रहनुमाओं ने कबूल किया सिवाय जवाहरलाल नेहरू के। सोहरवर्दी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा लेते थे, लेकिन उन्होंने एक अलहदा मुल्क का तस्वुर पेश करना शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस भी मुत्तहदा बंगाल के ख्वाहिशमंद थे और ये सब बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि बंगाली अवाम इब्तिदा से ही अलहदा शनाख्त चाहते थे। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश के क़याम की जो वजूहात हैं उस पे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद यूपी और बिहार से बड़ी तादाद में मुसलमान हिजरत करके मशरक़ी पाकिस्तान, जो कि मौजूदा बांग्लादेश है, वहाँ आए। दोनों इलाकों की सकाफत, खाने पीने और लिबास के अंदाज में फर्क था। बंगाली लोग मछली, चावल और नारियल पसंद करते थे, जबकि बिहार और यूपी के लोग जो है वो गोश्त, सब्जियां और रोटी खाने के आदी थे। महाजरीन की सकाफत ने बंगाली तहजीब पर असर डालने की कोशिश की, लेकिन बंगाली अवाम ने इसे मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया। इससे दोनों ग्रोहों के दरमियान फासले बढ़ गए। बंगाल खुद को पसमानदा और कमतर महसूस करने लगे क्योंकि उनकी मईशत ज़राअत पर मुश्तमिल थी, जो कुदरती आफात से मुतासिर होती रहती थी। मुहाजिरीन की आमद से आबादी भी बढ़ गई, जिससे मसाइल मजीद गंभीर हो गए। ज़बान का मसला भी एक अहम वजह बना। बंगाली अवाम ने मुतालबा किया कि उर्दू के साथ बंगाली को भी कौमी ज़बान का दर्जा दिया जाए। इस लसानी शनाख्त ने यूनाइटेड फ्रंट जैसी सियासी जमातों को जन्म दिया, जिन्होंने मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान दोनों में मकबूलियत हासिल की। इससे मुस्लिम लीग की ताकत कमज़ोर पड़ने लगी।
مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان معاشی فرق بھی تنازع کا سبب بنا۔ ترقیاتی کاموں کا زیادہ تر فوکس مغربی پاکستان پر رہا، جس سے مشرقی پاکستان کی عوام میں محرومی کا احساس بڑھتا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان نے ایوب خان کے دور میں 6 نکات پیش کیے جو بعد میں بنگالی عوام کے مطالبات کا مرکز بنے۔ انتخابات میں بھی مشرقی پاکستان کو اکثریت حاصل ہوئی۔ ان مطالبات کو نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے تحریکیں اور احتجاج شروع ہوئے جو بالآخر خانہ جنگی کی شکل اختیار کر گئے۔ ہندوستان نے اس موقع پر مداخلت کی اور جنگ کے نتیجے میں پاکستان کمزور ہو گیا اور آخرکار 1971 میں مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے مشرقی پاکستان کی علیحدگی محض سیاسی فیصلوں کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ بہت پرانی تھی۔ ہندو تہذیب نے بنگالی عوام کی زندگیوں پر گہرا اثر چھوڑا تھا اور ان کا اپنی ثقافت سے جذباتی لگاؤ ہی دراصل بنگلہ دیش کے قیام کی بنیاد بنا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر نمبر 21 بھی مکمل ہوتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، کیونکہ میں کافی شارٹ وے میں ان لیکچرز کو پریپیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو تمام امپورٹنٹ پوائنٹس یاد رکھنا آسان رہے اور یہ آپ کی فائنل ٹرم پریپریشن کے حوالے سے اچھی مدد کر سکے۔ میرا چینل آپ ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور اسے اپنے فیلو اسٹوڈنٹ تک بھی لازمی پہنچائیے گا تاکہ زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کی کوئی کیوریز ہوں، کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ میں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔